हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रेम आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल पे। जैसे आपको पता है कि मैं इस वीडियो में मैं आपके साथ करंट अफेयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपके साथ 40 से 50 क्वेश्चन डिस्कस करता हूं और कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं, लेकिन मुझे बच्चे उसका आंसर नहीं दे रहे हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, सारे बच्चे जो जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उनका क्वेश्चन मुझे उसका आंसर सारे बच्चे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और इसके अंदर कुछ बच्चे नए आए होते हैं तो मैं आपको बता दूं, इसके अंदर मैं आपके साथ 2020 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूं। उसके बाद मैं 2021 के भी करूंगा, जिससे कि आपके आने वाले CHSL, MTS, रेलवे ग्रुप डी, SSC GD जो जो पेपर हुए तो सारे क्वेश्चन इन वीडियो से ही बन जाए। आइए तो आज की क्लास आप शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया है? और हाँ, अगर अभी भी किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में एक बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दो। निम्न में से हरियाणा यानी भारत के किस राज्य सरकार ने सामाजिक कल्याण योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए उपग्रह संचार तकनीक का उपयोग किया है? पंजाब, पश्चिम बंगाल, राजस्थान या मध्य प्रदेश? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। ठीक है, ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। और इसके साथ साथ दे सकते हैं, राजस्थान राज्य बना था 30 मार्च 1949 को, जिसकी कैपिटल है जयपुर और लार्जेस्ट सिटी भी जयपुर है। वहीं और इसके साथ साथ वहाँ पे गवर्नर है कलराज मिश्रा जी, और वहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, जो INC यानी कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है और इनकी विधानसभा में 200 सीट्स हैं, और ये आपके हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से राज्यसभा में 10 और लोकसभा में 25 सीट्स हैं, और राजस्थान का खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों आपके सामने। मुझे आशा है कि इसका आंसर सारे बच्चे मुझे फटाफट देंगे। हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार ने किस वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है? पेपर में ये बन सकता है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी वर्ष घोषित किया? तो वो है तेलंगाना राज्य, और इस राज्य के बारे में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब हम बताओ कि हाल ही में तेलंगाना राज्य की सरकार ने किस वर्ष को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वर्ष घोषित किया है? 2019, 2020, 2018 या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2020 को। ठीक है, याद रख लेना, तेलंगाना राज्य की सरकार ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ष घोषित किया है। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, सुनीता लाकड़ा किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? ये हाल ही में न्यूज़ में है, तो हमारे पेपर में सिर्फ ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस खेल से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है, जिनकी हाल ही में मृत्यु होती है या वो किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन रेलवे बहुत पूछता है, इसलिए वो सारे क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सुनीता लाकड़ा का संबंध निम्न में से किस खेल से है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी या बैडमिंटन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉकी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 हो रहा, इसके साथ साथ इंडियन हॉकी फेडरेशन कब फाउंड हुई थी? ये हुई थी 1925 को। ठीक है, ये पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 4 था आपके सामने, निम्न में से किसे लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? पेपर में इससे भी 2 क्वेश्चन जरूर बनेंगे कि लोकमान्य तिलक निम्न में से किस क्षेत्र में अवार्ड दिया जाता है? तो एक जर्नलिज्म का अवार्ड है, और ये हाल ही में किसे यानी 2020 में ये अवार्ड दिया गया, तो इसे किससे सम्मानित किया गया है? संजय गुप्ता जी को, मोहन गुप्ता, आनंद गुप्ता या प्रेम गुप्ता? निम्न में से किसे लोकमान्य तिलक जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संजय गुप्ता जी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों आपके सामने। आप फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे इसका आंसर दो। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 की पहली
छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत यानी सोर्स कौन सा देश है। यानी अब आपने मुझे बताना है कि 2019-20 की पहली छमाही भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश है। सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या जापान। देखो इसके अंदर बात हो रही है एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आपने बहुत बार ये वर्ड सुना होगा, यही पेपर के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी फुल फॉर्म भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा कौन सा देश है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। ठीक है, और इसके साथ साथ वहाँ के प्रेसिडेंट हैं हलीमा याकूब जी और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं ली हसेन लूंग। दोनों पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। लियो कार्टर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। यह किस देश से संबंधित है। दुनिया के 7वें बल्लेबाज जिसने एक ओवर में 6 छक्के लगाए हैं तो वो है लियो कार्टर, ये 7वें नंबर के हैं। और ये निम्न में से किस देश से संबंधित है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका या भारत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यूजीलैंड से। ठीक है, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 7 और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय ओलंपिक समिति आईओ ने निम्न में से किस खेल के बहिष्कार पर बर्मिंघम में 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का बहिष्कार करने के लिए मना कर दिया है। निशानेबाजी, क्रिकेट, वॉलीबॉल या हॉकी। ऐसा कौन सा खेल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निशानेबाजी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों आपके सामने। इसरो ने छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है। तमिलनाडु, सूरत, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। अब आप बताना, जो इसरो है उसने छोटे उपग्रह यानी स्मॉल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए निम्न में से कहाँ एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित किया है। इसने भारत के किस राज्य में किया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है तमिलनाडु में। ठीक है, देख सकते हैं इसरो फॉर्म हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, कर्नाटका में। ठीक है, उसके साथ साथ इसके चेयरमैन तो आपको पता है के सिवान जी। आपको इस नाम से याद रखना है, के सिवान। फाइन। और इसके जो है प्राइमरी स्पेस पोर्ट कौन कौन से हैं, जहाँ से जो अंतरिक्ष में जो हमारे यान या रॉकेट जो भेजे जाते हैं उसके प्राइमरी स्पेस पोर्ट है। एक तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, ये भी आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में, ये आप बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर याद रख लेना। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 9 था आपके सामने। 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। 500 करोड़, 300 करोड़, 600 करोड़ या 1000 करोड़। ये 1 जनवरी 2020 को जारी रिपोर्ट हुई थी, उसके अनुसार आपको बताना है कि चंद्रयान 3 परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 600 करोड़। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आपके सामने। निम्न में से किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऐसा कौन सी राज्य सरकार है जिसने वर्ष 2020 से महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान, बिहार, गुजरात या हरियाणा। इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राजस्थान ने। और राजस्थान के बारे में मैं आपके साथ अभी मैंने आपके साथ 3-4 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों आपके सामने। पाली उम्रीगर पुरस्कार के लिए जसप्रीत बुमराह का चयन किया गया है, वह किस खेल से संबंधित है। ठीक है, ये पुरस्कार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पेपर में बनेगा जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है। ये MTS का लेवल का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसके अंदर कवर कर लिया है। हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन या रग्बी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और मुझे आशा है कि इसका तो सारे बच्चे बिल्कुल आंसर सही देंगे। और फटाफट मुझे इसका आंसर दो। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। खंडेंद्र ठाकुर कौन थे। एक जर्नलिस्ट थे, एक साहित्यकार थे, एक पॉलिटिशियन थे या एक अभिनेता थे। इनकी भी 2020 में मृत्यु हुई थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट यानी बहुत फेमस पर्सन है जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये कौन थे, ये थे एक साहित्यकार। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपके सामने। 14 से 16 जनवरी 2020 के बीच विदेश मंत्रालय द्वारा रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली,
पुणे, कोलकाता या अहमदाबाद। ये आप 14 से 16 जनवरी जरूर याद रख लेना। और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? वो किया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 14 था आपके सामने। हाल ही में रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2024 तक भारतीय रेल के कितने प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाने की घोषणा की गई है? या वर्ष जरूर याद रख लेना, पेपर में आपको परसेंटेज दे देगा और आपसे पूछेगा कि किस वर्ष तक इन्होंने घोषणा किया है कि इतने प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाएगी। तो आपने 2024 याद रख लेना है। 50%, 70%, 100% या 80%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों आपके सामने। भारत पर्व 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया है? पुणे, नई दिल्ली, सूरत या इनमें से कोई नहीं। भारत पर्व 2020 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों आपके सामने। भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? देखो मैं बताओ, भारत की पहली जलमग्न जो पानी में चलेगी मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है? सूरत, पुणे, लखनऊ या कोलकाता। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलकाता में। फाइन। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को वेस्ट बंगाल राज्य की स्थापना हुई थी। और 28 जनवरी 1950 को किस चीज़ की स्थापना हुई थी? सारे बच्चे मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ये क्वेश्चन कल मैंने आपके साथ वीडियो में डिस्कस किया था, इसलिए मैं आपको बार बार कहते रहता हूँ, हर वीडियो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हर वीडियो एक दूसरे से इंटरलिंक है, आप सारी वीडियो जरूर देखना। ठीक है, फटाफट बताओ 28 जनवरी 1950 को किस संस्था या किस चीज़ की स्थापना हुई थी? इसकी कैपिटल है कोलकाता और यहाँ पे लार्जेस्ट सिटी भी कोलकाता है। फाइन। और यहाँ पे कुल जिले हैं 23 और यहाँ पे गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी और यहाँ पे चीफ मिनिस्टर आपको पता है ममता बनर्जी हैं। ठीक है, और आपको पता है यहाँ पे चुनाव है तो ये राज्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विधानसभा है, यहाँ पे 294 सीट्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ की राज्यसभा और लोकसभा की सीट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की 42 सीट्स और राज्यसभा की 16 सीट्स हैं। और इसका हाई कोर्ट कोलकाता हाई कोर्ट है। ठीक है, अब हाई कोर्ट की बात हुई है तो मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट राज्यों का भी बता देता हूँ जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले तो आपने ये याद रख लेना है कि हाई कोर्ट का आर्टिकल यानी अनुच्छेद हमारे संविधान में कौन सा है? वो है 214। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा है? तो वो है 124। आपने सिर्फ इनको ही चेंज करना है। आप ऐसे याद रख लेना, सुप्रीम कोर्ट का याद कर लो 124 यानी 124, जिससे कि आपको हाई कोर्ट का भी याद हो जाएगा 214 यानी 214 आर्टिकल है। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं? तो वो हैं 25। फाइन। और इसके साथ साथ न्यूएस्ट है आंध्र प्रदेश का सबसे पुराना हाई कोर्ट यानी ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है? फटाफट आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ये कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, जिसकी स्थापना 1862 यानी 1862 में की गई थी। ठीक है, 1862। फाइन। और सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सीट्स हैं वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है? तो ये आती है गुवाहाटी हाई कोर्ट की। ठीक है, ये सारी बातें आप याद रख लेना, ये डायरेक्टली आपके पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, यही क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। फाइन। और कौन कौन से? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। फाइन। ये चारों के चारों राज्य गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि अगर मैं आपको एक बार दोबारा डाटा बता देता हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में पहले 2 स्टेट्स और 2 यूटी आती थी, उसके अंदर भी 4 चीज़ें आती थी पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में। उसमें क्या था? 2 स्टेट्स थी और 2 यूटी थी। लेकिन अब आपको पता है बॉम्बे हाई कोर्ट में एक तो गोवा, महाराष्ट्र और आपको पता है दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, इन दोनों को मिला के एक यूटी बना दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ आपको बता दूँ केरला हाई कोर्ट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कौन कौन से भारत के राज्य आते हैं, यानी इन राज्यों को अगर कोई भी दिक्कत है वहाँ के किसी भी व्यक्ति को, तो वो वहाँ पे हाई कोर्ट में जाके अप्रोच करेंगे। उस राज्य का अपना खुद का हाई कोर्ट नहीं है। एक तो केरला ही हो गया, उसके साथ साथ हो गया लक्षद्वीप का। ठीक है, और आपको पता है
पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, ये तो आपको नाम से याद हो जाएगा, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट। ठीक है, पंजाब और हरियाणा का कौन सा है, वो पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। फाइन। और इसके साथ साथ हाई कोर्ट जजेस को अपॉइंट कौन करता है, ये हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं, गवर्नर नहीं करते। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि हाई कोर्ट जजेस को ओथ कौन दिलवाता है, तो हमारे गवर्नर यानी जो राज्यपाल होते हैं, जिस राज्य में वो हाई कोर्ट है वहाँ का राज्यपाल इनको शपथ दिलवाता है। ठीक है, देखो हाई कोर्ट का भी टॉपिक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों आपके सामने, निम्नलिखित में से किस दिन स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का जन्मदिन दिवस मनाया गया है? 27 जनवरी को, 28 जनवरी, 30 जनवरी या 1 जनवरी को? इसका नाम आना है कि निम्न में से किस दिन स्वतंत्रता सेनानी जो लाला लाजपत राय उनका जन्मदिन मनाया जाता है, यानी उनका बर्थ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 28 जनवरी को। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 18 था आपके सामने, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निम्न में से किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? अब देखो राष्ट्रीय राजमार्ग आ गए हैं, तो इससे भी मैं आपसे साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है NHAI, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बताऊंगा अभी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे वो कौन बनाता है, वो NHAI बनाती है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो फॉर्म्ड हुई थी 1988 को, जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। फाइन। और ये पूछा जाए कि रोड ट्रांसपोर्ट यानी सड़क परिवहन मंत्रालय किसको दिया गया, तो वो नितिन गडकरी जी को दिया गया, यानी उनके पास है। ठीक है, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो बच्चों पेपर देते रहते हैं उनको पता होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, यहाँ तक कि CGL में भी ये क्वेश्चन बना है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, ये इसमें क्या है, इसमें क्या हो गया है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को इसने जोड़ा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। इन चारों को इसने जोड़ा है, ये चारों की चारों कैपिटल हैं, तो इन चारों को इसने जोड़ा है, जिसकी शुरुआत 2001 में की गई थी। ठीक है, और ये कंप्लीट हुआ है 2012 में, लेकिन इसकी नींव यानी फाउंडेशन स्टोन अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा 6 जनवरी 1999 को रखा गया था। ठीक है, ये तीनों ईयर आपने याद रखने हैं, मैंने आपको पता दिया है। फाइन। और नेक्स्ट, और इसका आंसर फटाफट बताओ, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए निम्न में से किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गति। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 19 था आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या आंध्र प्रदेश? अब बताओ, निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्कूलों में 26 जनवरी से प्रतिदिन संविधान प्रस्तावना का पाठ पढ़ने का आदेश जारी किया है? ऐसा कौन सा भारत का राज्य है, तो वो है महाराष्ट्र राज्य। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स ASICS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स में निम्न में से किस पैरालंपियन को शामिल किया गया है? दीपा मलिक, योगेश्वर दत्त, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों आपके सामने, दिव्यांश सिंह ने मेटन कप में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में निम्न में से कौन सा पदक जीता है? मेटन कप किससे संबंधित है? वो एयर राइफल से है। ये हाल ही में इन्होंने जीता है, तो हमारे पेपर के लिए यही क्वेश्चन जरूर बन सकता है। ठीक है, तो आप जरूर याद रख लेना। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? ये इन्होंने स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कहाँ जन्म लिया है? ये 1 जनवरी 2020 की बात हो रही है। ठीक है, इसके तहत आपने मुझे बताना है, 1 जनवरी 2021 की तहत नहीं हो रही। यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार नए साल के पहले दिन दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चों ने कहाँ पर जन्म लिया है? पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान और नेपाल? इसका आंसर मुझे आज से सही बच्चों को पता होगा, क्योंकि इसका आंसर है भारत में। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने,
निम्न में से किसने दृष्टिबाधित लोगों की सेवा के लिए मनी ऐप लॉन्च किया है? SBI, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस बैंक ने दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए मनी ऐप लॉन्च की है? देखो, अब इसके अंदर RBI का जिक्र हुआ तो मैं आपको एक दो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूँ। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन किस एक्ट के तहत हुई थी? वो हुई थी RBI एक्ट 1934। ठीक है, दोनों क्वेश्चन पेपर में बने हुए हैं। एस्टेब्लिशमेंट यानी स्थापना हुई थी 1935, किस एक्ट के तहत? RBI एक्ट 1934। देखो, कुछ बच्चों को इसके अंदर कन्फ्यूजन होती है, पहले एक्ट बनता है तभी तो उसके बाद किसी चीज़ की स्थापना होती है, इसलिए 1934 में एक्ट बना, 1935 में इसकी स्थापना होगी। 1935 में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था? इसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता में। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? 1937 में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में शिफ्ट कर दिया, जो वर्तमान में भी मुंबई में है। फाइन, दोनों ईयर मुझे आशा है कि आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, और अब मुझे बताओ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? इनका राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ये इसका राष्ट्रीयकरण जनवरी 1949 में हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ पहले RBI का फाइनेंशियल ईयर होता था जुलाई टू जून, ये पहले होता था, लेकिन अब इसको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका क्या कर दिया गया? अब जो शक्तिकांत दास जी गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि अब हम अप्रैल टू मार्च करेंगे, जैसे अकाउंटिंग ईयर होता है वैसे ही गवर्नमेंट का फिक्सल ईयर यानी RBI का भी जो ईयर होता है वो भी फाइनेंशियल ईयर मनाया जाएगा अप्रैल टू जून। फाइन, आप सारी बातें जरूर याद रख लेना। सॉरी, अप्रैल टू मार्च। ठीक है, पहले जुलाई टू जून होता था, जिसको एग्रीकल्चरल ईयर भी कहा जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर ईयर कहा जाता है जुलाई टू जून, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन अब इसको अप्रैल टू मार्च कर दिया गया है। फाइन, अब आप मुझे इसका आंसर बताओ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI नहीं। फाइन, और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया है? 1 जनवरी, 5 जनवरी, 11 जनवरी या 15 जनवरी को? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये उन्होंने 1 जनवरी को मनाया है। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने। इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए कितने वायुसेना के अधिकारियों को चुना है? 4, 3, 2 या 8? इसरो ने भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के लिए कितने वायुसेना के अधिकारियों को चुना है? ये कितने को चुना है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 अधिकारियों को। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 26। अब आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन शुरू हो गए। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? फेरेड, वेबर, टेस्ला यानी टेस्ला। भौतिकी मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर। फाइन, नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज अपनाया था? हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायत राज यानी लोकल गवर्नमेंट कह लो, जिसको ग्रास रूट डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, ठीक है, अपनाया था? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। ठीक है, बस आप 2 मिनट अब बिल्कुल कंसंट्रेशन अपनी बना के रखना। मैं आपको पूरा जो लोकल गवर्नमेंट है पूरा समझा दूंगा, इससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पेपर में बनता है कि पंचायत राज का हमारे संविधान यानी डायरेक्शन ऑफ पंचायत में हमारे संविधान में इसका कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 40। ठीक है, और सेकंड पॉइंट, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौरी जिले में सबसे पहले इलेक्शन करवाए गए थे लोकल गवर्नमेंट के, और उसी के ही 9 दिन बाद यानी 11 अक्टूबर 1959 को
इसके इलेक्शन कहाँ हुए थे, वो आंध्र प्रदेश में हुए थे। तो इस समय आपको पता है कौन थे हमारे प्रधानमंत्री, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फाइन, ये सारी बातें आपने जरूर याद रख लेनी है। और एक सबसे पहले कमेटी बनी थी, सबको पता होगा, बलवंत राय कमेटी। ये किस वर्ष बनी थी, फटाफट बताओ। बलवंत राय कमेटी किस वर्ष बनी थी, और ये लोकल गवर्नमेंट यानी पंचायत राज से संबंधित है। ये बनी थी 1957 में, ठीक है। और इसने 3 टायर लोकल गवर्नमेंट रिकमेंड करे थे, एक था ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद। ये क्वेश्चन बनता है CGL में, ग्राम, ब्लॉक और जिला परिषद। उसके बाद एक अशोक मेहता कमेटी भी बनी थी, ठीक है। ये बनी थी 1977 में, और जिसने 2 टायर रिकमेंड की थी, जिला परिषद और ब्लॉक। मोस्टली यही हमारे पेपर में दोनों पूछी जाती है, आप दोनों को जरूर याद रख लेना, ठीक है। उसके साथ साथ हाँ, और एक लास्ट है LM सिंघवी कमेटी। LM सिंघवी कमेटी, इसका ईयर पूछा जाता है पेपर में। ये बनी थी 1986 में। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों आपके सामने। हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है, एक धार्मिक राष्ट्र है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक पूंजीवादी राष्ट्र है, या एक धनिकवादी राष्ट्र है। हमारे संविधान के अनुसार भारत डैश है, ये कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फाइन। अभी आपको कैसे पता चला, आपको पता है हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स गिवन है, यानी मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने भारत के लोगों को दे रखे हैं, जिनका आर्टिकल है 12 से 35 तक। एक बार इसके बारे में आपसे डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। और ये जस्टिसेबल है, यानी न्यायोचित है। अगर जो ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार है, अगर आपका इनके विरुद्ध या अगर आपका इनका शोषण होता है, तो आप डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए इनको जस्टिसेबल कहा जाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये हमने जो फंडामेंटल राइट्स है, इसका प्रावधान किस देश से ले रखा है, ये हमने USA के संविधान से ले रखा है। फाइन। और हम इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पेपर में पूछा गया था एक बार, CGL में पूछा गया था, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को कहा जाता है। और आपको पता है हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, कौन कौन से, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम यानी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट ऑफ माइनॉरिटीज, और लास्ट है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, ठीक है। इनका अलग अलग आर्टिकल दे रखे हैं, कभी और डिटेल में और से ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा, बस आप सिर्फ इतने ये 6 के 6 आर्टिकल याद रख लेना। फाइन। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों आपके सामने, इन खेलों में से किस खेल का समानता है सबसे कम खेल समय, कबड्डी, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कबड्डी का। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉज के लेखक कौन है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, जिससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके लेखक फटाफट बताओ, संजीव सोटा, एनी एंड्राइट, शोभा डे या किरण देसाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरण देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी वर्बिब्रेट डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, ऑर्थ्रोपोडा, एनालिडा, निडेरिया या कार्डोइटा। ये किस प्रजाति के अंतर्गत आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फाइन। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने, धोने का सोडा क्या है, एल्युमिनियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एल्युमिनियम सल्फेट या सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, इसके अंदर से पूछा गया है वॉशिंग सोडा। ये क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है, घुसपैठ, नमनीकरण, यूट्रोफिकेशन या लीचिंग।
डैश मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में घुलने होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। ये कौन सा संचालन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लीचिंग। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है? भारत के किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, बिहार, कर्नाटक या मिजोरम। चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी वास्तुकला डैश में पाई जाती है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? देखो ऐसे क्वेश्चन भी सीजीएल में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब तो सीएचएसएल में भी ऐसे क्वेश्चन बनने लगे हैं। मेटफॉर्मिन, रेनिटाइडिन, एजिथ्रोमाइसिन या इबुप्रोफेन। कुछ बच्चे कहेंगे क्या सर अब हमें हर मेडिसिन के बारे में पता करना पड़ेगा? ये तो मुमकिन नहीं है। जो मेडिसिन हाल ही में न्यूज़ में होती है उससे हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कोरोना की जो वैक्सीन है उससे हमारे पेपर में जरूर क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे पहले वैक्सीन कौन से देश से आई थी, सबसे पहली वैक्सीन को मंजूरी कब मिली थी, और उसके साथ साथ और कौन सी को सबसे पहले मंजूरी मिली थी, और भारत की वैक्सीन का कौन कौन से नाम है और कब इनको मंजूरी दी गई थी, और किस कंपनी ने वो वैक्सीन बनाई है। ये 3-4 कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इनको जरूर पढ़ के जाना। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 36 है आपके सामने। टैमेरिंडिस इंडिका डैश का वैज्ञानिक नाम है? नीम का, अनानास का, इमली का या चीकू का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमली का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण डैश में होता है? एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए और आरएनए दोनों की फुल फॉर्म फटाफट बताओ। डीएनए, आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के सारे बच्चे मुझे बताएंगे, ये आपका आज का होमवर्क है। माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल्स, राइबोसोम्स या न्यूक्लियस? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियस। और नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 38 है आपके सामने। निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? जिंक का, टाइटेनियम का, सल्फर का या फ्लोरीन का? निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम है? ये किसका सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोरीन का। नेक्स्ट यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। कंप्यूटर में ALU का विस्तारित रूप क्या है? ALU की फुल फॉर्म बतानी है मुझे, आशा है कि सारे बच्चे जरूर बताएंगे। इसके साथ साथ CPU की भी और ROM की भी फुल फॉर्म फटाफट सारे बच्चे मुझे बताओ। रीड ओनली मेमोरी, CPU की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ बच्चों को आसान लगेगा लेकिन ये हमारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। एडवाइस लॉजिक यूनिट, एक्सीलरेंट लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या एसीमेट्रिक लॉजिक यूनिट? ALU की फुल फॉर्म क्या है? वो हो जाएगी हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट यानी लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? जब मैंने आपके साथ जैन और बौद्ध डिस्कस करा था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे। देखो वही क्वेश्चन बना हुआ है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डिटेल ही डिस्कस करता हूँ, और अभी भी मैं इसके बारे में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। जैन, बौद्ध, हिंदू या सिख? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म में। ठीक है। अब जैन धर्म की बात हम बिल्कुल डिटेल में करेंगे। इसके अंदर 24 तीर्थंकर होते हैं, और अगर पूछा जाए फाउंडर ऑफ जैनिज्म यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप ऋषभ देव को टिक करोगे। ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन है जैन धर्म के, तो वो भी ऋषभ देव ही है। फाइन। और इसके साथ साथ 23वें तीर्थंकर, आपको 24 के 24 याद नहीं करने, पहला, 23 और 24वां, ये है पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर ये है महावीर स्वामी। लेकिन एक बार क्या हुआ, CGL में 22वें तीर्थंकर के बारे में पूछा गया, तो हम इसको भी जरूर डिटेल में, मतलब मैं आपको इनका नाम जरूर बताऊंगा। इनका क्या नाम था? अरिस्थेनी। ठीक है, थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन आपने याद रख लेना, वो तो आपको पेपर में ऑप्शन दिखेंगे, आप इसको देखते टिक कर देना। ये 22वें तीर्थंकर थे। फाइन। और अब जो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे,
इनका बर्थ हुआ था 540 BC में एट कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप याद रख लो 540 BC एट कुंडाग्राम नियर वैशाली इन बिहार। सारे बच्चे मुझे इनके बचपन का नाम फटाफट बताओ। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? इनका नाम था वर्धमान। ठीक है, ये इनके बचपन का नाम है। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्था। और बता दूं, बुद्धिज्म यानी बौद्ध धर्म जो गौतम बुद्धा थे उनके बचपन का नाम था सिद्धार्था। ठीक है, दोनों कंफ्यूजन वाले हैं, आपने ध्यान से करना है। और इसके साथ साथ महावीर स्वामी की माता का नाम था त्रिशला। ठीक है, और इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। और इनकी डॉटर थी जिसका नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना। ठीक है, ये इनकी डॉटर, इनकी एक बेटी थी महावीर स्वामी की। फाइन। और इसके साथ साथ अब एक क्वेश्चन और बनता है पेपर में कि महावीर स्वामी ने अपना फर्स्ट सरमन यानी अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? ये उन्होंने पावा यानी पावापुरी बिहार में दिया था। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए आपने टिक करना है। और ये कहाँ पे? बिहार में है। और ये अपने जो सरमन यानी उपदेश देते थे उसके अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? वो करते थे प्राकृत, यानी प्राकृत भाषा में ये अपने उपदेश दिया करते थे। इनकी मृत्यु 468 BC पावापुर बिहार में हुई थी। फाइन, ये सारी बातें आप जरूर याद रख लेना। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके। अगर अभी भी किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हम बहुत ही जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।